मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी भाई बहनों का ये एक विशेष लक्ष्य रहता है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, लेकिन जो भी बात हम समाज के सामने रखने जा रहे हैं उससे विश्व का, लोगों का, मानव समुदाय का एक अच्छा मैसेज उन्हें मिले। तो ऐसे लोगों के लिए कार्य करने वाले कार्य क्षेत्र में से जब जुड़े हुए हम सभी मीडियाकर्मी आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे मंच पर हमारे सम्मान्य अतिथियों का, विशिष्ट महानुभावों का स्वागत करने के लिए मैं गुजरात बड़ौदा से पधारी हमारी ब्रह्मा कुमारी भावना बहन और उनका साथी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि पुष्पगुच्छ और बैजिस से आज के हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निरंजना दीदी जी, आप हमारे सब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया विंग बड़ौदा गुजरात से। साथ में ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी जी, आप हमारे सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग सिद्धपुर गुजरात से हैं। साथ में हम सभी करतल ध्वनि से हमारे आज के स्पीकर्स का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आपके प्रमुख और अनुभव की विशेष विचार आज हम सभी को लाभान्वित होने वाले हैं। और ऐसे विशिष्ट विचारों के धनी आज हमारे एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। तो साथ साथ भ्राता A.K. मिश्रा जी, आप फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और PR गवर्नमेंट ऑफ MP, आप इंदौर से हमारे बीच में हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मधुकर द्विवेदी जी, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं, भोपाल से हमारे बीच में हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय संस्कृति में पुष्पगुच्छ एक तिलक स्वागत की श्रृंखला को आगे हमेशा ले जाते हैं और ये पुष्प भी हमें एक सुंदर संदेश देता है कि मेरा जीवन तो सिर्फ चंद दिनों का है या चंद घंटों का है, लेकिन वो जीवन जैसे फूल एक फॉरम फैलाता है, ऐसे हम भी मानव समुदाय अगर इन फूलों से ये संदेश उठा ले तो मैं समझती हूँ कि हम पूरे मानव समुदाय के लिए, विश्व के लिए हम अपने आप को, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो बहुत ही सुंदर विषय है कि मीडिया के लिए एक बेहतर आत्मनियमन की चाबी, वो है आध्यात्मिकता। एक है धर्म और एक है आध्यात्मिकता, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारे आने वाले अगले वक्ता इन सुंदर विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता A.K. मिश्रा जी को। आप इंदौर से हमारे मध्य पहुँचे हैं। MP में गवर्नमेंट ऑफ MP के इंफॉर्मेशन और PR डिपार्टमेंट में आप फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। जनसंपर्क विभाग में पिछले 35 वर्षों तक आपने जो सेवाएं दी हैं, तो आपके पास इस क्षेत्र का बहुत ही सुंदर अनुभव है। राज्य शासन द्वारा अनेकों बार उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की जेलों की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु मानव अधिकार के द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी आपकी उस पुस्तकालय में भी आपका इस पुस्तक को स्थान दिया गया है। और विभिन्न विषयों पर 100 से ज़्यादा आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपने कई भेंट वार्ताएँ आपकी प्रसारित हुई हैं। तो ऐसे विशेष वक्ता आज हमें इस पैनल को मिले हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता A.K. मिश्रा जी को कि आकर इस सुंदर विषय को खोले और अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करें। भ्राता A.K. मिश्रा जी, फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड PR डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश, इंदौर। सम्मानित मंच तथा उपस्थित समस्त मीडिया कर्मियों, आज ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्र होकर
आध्यात्म का मीडिया के साथ में कैसे क्या संपर्क हो सकता है और मीडिया के द्वारा अध्यात्म के माध्यम से क्या कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस संबंध में कल शाम से लेकर अभी तक बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों से कही हैं। उन सब बातों को मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूँगा, बल्कि उसके स्थान पर मैं इस संस्थान के प्रबंधकों से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने 24 घंटे के लिए अपना पीस चैनल चालू किया है, उसी प्रकार अगर वे लोग एक फीचर सेवा का काम और शुरू कर दें और उस फीचर सेवा के द्वारा आध्यात्म के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो आलेख अगर लिखे जाते हैं और वे आलेख जो हमारे मीडिया संस्थान हैं उनको ईमेल के द्वारा अगर उपलब्ध करा दिए जाएं, तो मेरा भरोसा है कि उन लेखों का उपयोग न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बल्कि प्रिंट मीडिया के द्वारा भी समुचित स्थान दिया जा सकेगा। क्योंकि अगर हम ये उम्मीद करें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया के लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो संभव इसलिए नहीं हो सकता है कि मैंने विगत 35 वर्षों में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनके प्रारंभिक स्तर से काम करने वाले लोगों से लेकर उच्च स्तर तक के लोगों के बीच में बैठकर काम करके देखा है। कई बार मैंने खुद देखा है कि प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े अखबारों में भी अगर रात में मैं वहाँ गया हूँ तो एडिटर ने अपने संवाददाताओं को बुलाया, बोले भाई इतना स्थान जो है कम पढ़ा है मैटर, आप मैटर दे दें। तो कहते थे भाई इस समय मैटर कहाँ से दें? तो उस समय तत्काल एडिटर कहता था भाई तुम बता रहे थे ना कि हॉस्पिटल में गंदगी है, तुमने देखी थी, या तुमने परसों चर्चा की थी नगर निगम में फलाने वहाँ सब किया है। तो तत्काल वो लोग क्या करने लगते हैं, निगेटिव चीज़ पर तत्काल न्यूज़ बना करके दे देते हैं और स्थान फुलअप हो जाता है। अगर उस समय उनके पास में अगर रचनात्मक चीज़ होगी तो फल दूसरी चीज़ें ढूंढने की कोशिश क्यों करेंगे? इसलिए मेरा संस्थान के लोगों से निवेदन है कि आध्यात्म के क्षेत्र में, जो कि आज देश के लिए बहुत ज़्यादा, न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि विश्व के लोगों के लिए भी आध्यात्म और योग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उससे संबंधित चीज़ों को अगर वो मैटर बना करके सभी समाचार पत्रों को मेल कर दिया करेंगे तो आराम से उनका पब्लिकेशन होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और जहाँ तक मेल आईडी का सवाल है, भारतवर्ष के सभी जितने भी प्रमुख स्थान हैं उन सभी स्थानों में इस संस्थान की शाखाएं हैं और वहाँ के जनसंपर्क विभाग से या जो भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के नाम है विभिन्न राज्यों में, उनसे वहाँ से प्रकाशित समाचार पत्रों की मेल आईडी लेकर के ये काम आराम से किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्राचीन समय में जो अध्यात्म से संबंधित जो चीज़ें हुई हैं उन जानकारियों को हम एकत्र करें और एकत्र करके हम मीडिया को दें ताकि मीडिया उनको प्रकाशित कर सके। आज मॉर्निंग में आदरणीय उषा दीदी ने स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा की थी कि विदेश में जब वहाँ पर गए तो गीता सबसे नीचे रखी हुई थी, ऊपर दूसरे सारे ग्रंथ थे और बाकी लोग उनको चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चिढ़े नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, उन्होंने गीता नीचे से उठाए, सारे ग्रंथ गिर पड़े। तो मुझसे मैसेज किया गया, उन्होंने यही कहा कि अब आप देख लीजिए कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी दूसरे धर्म हैं, उनकी मूल तत्व क्या है? गीता है। तो केवल एक ही उदाहरण था जो आज सुबह उषा दीदी ने दिया, उषा बहन ने दिया। अभी हम अगर आपको विवेकानंद जी के जीवन के संबंध में बतलाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही, बलात्कार हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, सारी सब चीज़ें हो रही हैं। अगर हम अगर विवेकानंद जी के जीवन की ही एक घटना का हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अगर उस तरह की घटनाएं अगर सामने आएँ तो मैं सोचता हूँ कि लोगों की सोच में परिवर्तन आ सकता है। विवेकानंद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नाला पड़ा, नाले के पास एक युवा सुंदर युवती खड़ी हुई थी। उसने विवेकानंद जी से कहा कि क्या आप मुझे इस नाले को पार कराने में आप मेरी मदद करेंगे? विवेकानंद जी ने उसको प्रणाम किया और गोद में उठा लिया और नाला पार करके उधर उनको छोड़कर उतार करके अपने शिष्यों के साथ में आगे बढ़े। जब वो अपने शिष्यों के साथ में आगे बढ़े तो शिष्य लोग आपस में क्या चर्चा करने लगे?
बोले तो वहाँ ढोंगी आदमी निकला, महात्माओं को महिलाओं से क्या मतलब है। लेकिन देखो इसने जब मौका आया तो उसने गोद में ले लिया। बोले अभी ये महात्मा के साथ हम लोग अब नहीं रह सकते, हमें अपना कोई दूसरा गुरु ढूंढना पड़ेगा। इस ढंग से चर्चा करते हुए जब जा रहे थे तो एक ने कहा कि भाई अपन ये बात इनसे पूछ लें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो विवेकानंद जी से उन शिष्यों ने पूछा कि महात्मा जी एक प्रश्न है। बोले पूछो क्या है। बोले साधु संतों को महिलाओं से कोई मतलब नहीं। बोले कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी आपने उसको गोद में उठाकर उसका क्यों किया। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, विवेकानंद जी ने। बोले मैं तो उसको वहीं छोड़ा है, तुम लोग अभी तक उसको ढो रहे हो। मतलब कहने का ये है कि हमारा आपका मानसिक स्तर क्या हो चुका है। आज आवश्यकता है कि हम अपने उस मानसिक स्तर को अपने पूर्व के जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग रहे हैं उनसे सीखें और उनके हिसाब से सब चीज़ों को करें। आज अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी के भी जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। एक बार एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ खाने की मत खाया करो, ठीक नहीं रहता है। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं मैं तो गुड़ खाऊंगा। तो माता पिता ने पूछा कि तुमसे कौन कहे कि गुड़ नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी जी कहें कि आप गुड़ मत खाएं तो मैं छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। वो अपने बच्चों को लेकर महात्मा गांधी जी के पास गए। महात्मा गांधी जी ने पूछा भाई बताइए कि आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ऐसा ऐसा मामला है कि बेटा कहना है अगर आप कह देंगे गुड़ नहीं खाओ तो क्या कहेगा हम गुड़ नहीं खाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, तुम लोग 15 दिन बाद आना। वो अपने बच्चों को लेकर माँ बाप अपने घर चले गए और उसके बाद 15 दिन बाद लेकर के आए तो महात्मा गांधी ने उस बच्चे से कहा बेटा माँ बाप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बात मानकर तुम गुड़ खाना छोड़ दो। माँ बाप गांधी जी के ऊपर नाराज हो गए। बोले इतनी सी बात कहने के लिए तुमने हमें 15 दिन तक वेट कराया, इंतजार करवाया है, ये आपका कौन सा तरीका है। गांधी जी बड़े शांत मन से उनकी सब बातें माँ बाप के सुनते रहे। बाद में गांधी जी ने कहा कि भाई अब मुझे भी कहने का मौका दें। उन्होंने कहा बताइए। बोले मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं गुड़ छोड़ सकता हूँ नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं गुड़ छोड़ सकता हूँ तो मैं दूसरों को भी कह सकता हूँ। तो मैंने इतने दिन गुड़ छोड़ने का अभ्यास किया और मेरा गुड़ छूट गया, तब मैंने इस ढंग से सब चीज़ों को कहा है। इसी तरह अगर हम देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बातचीत करें तो हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उनके अगर हम जो उनके आत्मकथाएं हैं उनको अगर हम पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की घटना का चर्चा करने के बाद में फिर मीडिया के बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। जब असहयोग आंदोलन चालू किया तो एक सज्जन उन्होंने तय किया कि वो सत्याग्रह में भाग लेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे, सब कुछ करेंगे। इसी बीच उनके बेटे की शादी जिस लड़की से तय हुई वो लड़की भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया करती थी। शादी हो गई, जब सत्याग्रह का दिन आया तो उसने अपने पिता ससुर से कहा कि पापा हम भी आज सत्याग्रह करने चलेंगे। तो पापा ने कहा कि बेटा तुम तो जाकर के सत्याग्रह करो, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है आज। वो सत्याग्रह करने गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नई नई शादी हुई थी इसलिए वो सब गहने वहने सब पहने हुई थी। तो लोगों ने कहा कि भाई अब तो तुम जेल जा रही हो, तुम इन सब गहनों को क्या करोगी, इनको घर भेज दो। बोले ठीक है। बगल में ही एक आदमी खड़ा था, उसने कहा बोले भाई साहब रुमाल निकालेंगे, रुमाल है आपके पास। उसने रुमाल निकाला, उसमें उन्होंने अपने सारे गहने निकाल करके उसमें रुमाल में दे दिए और उसके बाद में कहा कि भाई ये गहने जो है मैं फलाने की बहू उनके यहाँ पहुँचा देना। उसने कहा ठीक है। और बाद में फिर लोगों ने उस महिला से पूछा, बहू से पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। उसने कहा नहीं। बोले फिर कैसे तुमने उनको सौंप दिया। बोले वो सफ़ेद टोपी लगाए हुए थे ना, इसे कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं। मतलब आज़ादी की लड़ाई के समय वो सफ़ेद टोपी का क्या महत्व था कि मतलब वो सत्य और कहे सत्य की, निष्ठा की, त्याग की और विश्वास की भावना का प्रतीक था। और आज हमारी स्थिति कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो आज आवश्यकता ये है कि लेखों के द्वारा, परिचर्चाओं के द्वारा, बातचीत के द्वारा मीडिया जो है अपनी बात जनमानस तक पहुंचाकर एक पुनः ऐसी लहर पैदा कर सकता है
कि भारतवर्ष पुनः अपना पुराना जो विश्व गुरु का स्थान है वो प्राप्त कर सकता है। मीडिया में वो ताकत है जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। आज सुबह ही हनुमान जी की चर्चा हुई थी, वही चर्चा मैं फिर से करना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी को अपनी ताकत का भान नहीं था। जब उनको ताकत का भान कराया गया तो उन्होंने जाकर समुद्र पार कर लिया, सीता मैया से मिलाए, और उसके बाद में सीता मैया से मिलना सब कुछ हो गया। वो सब घटनाएं आप सबको मालूम है। उसी तरह अगर आज मीडिया किसी चीज़ को ठान ले कि हमें क्या करना है, तो वो करके मीडिया दिखा देता है और सब होता है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति किसको माना जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। और अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए वहाँ के 2 पत्रकारों ने बाध्य कर दिया था। उन 2 पत्रकारों को पता चल गया था कि रिपब्लिकन पार्टी का जो वाटरगेट ऑफिस है वहाँ पर किस तरह से चारसूसी की गई थी चुनाव में जीतने के बारे में। और उन 2 पत्रकारों ने अंतिम समय तक सारी चीज़ों को सामने लाए, और उसका परिणाम हुआ कि राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देने के पहले उनके उपराष्ट्रपति एगेन्यू को इस्तीफा देना पड़ा। और एगेन्यू के इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने मिस्टर जेराल्ड फोर्ड को अपना उपराष्ट्रपति मनोनीत किया, और उसके बाद निक्सन ने इस्तीफा दे दिया। और अमेरिका के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत निक्सन के इस्तीफा देने के बाद जेराल्ड फोर्ड से समय के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मतलब कहने का यह है कि 2 पत्रकारों के कारण अमेरिका में कितनी बड़ी चीज़ हो गई। न केवल राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बना जो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। आज अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, अन्ना हजारे का जब आंदोलन शुरू हुआ, मीडिया ने उसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया, तो पूरे देश में सारी स्थितियां क्या बनी। अभी 2014 में जब चुनाव का समय आया, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से अपनी सभाएं की, मीडिया ने उनकी सभाओं को हाईलाइट किया, उसका परिणाम सामने किस रूप में आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर मीडिया इस बात को ध्यान में कर ले कि हमें आध्यात्मिक संबंधी सारी चीज़ों को सामने लाना है, तो सारी सब चीज़ें होंगी। और मेरा ये भरोसा है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान ने इस टॉपिक को लेकर जो प्रारंभ किया है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में, देश की प्रगति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत की उन्नति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे बोलने का अवसर देने के कारण मैं संस्थान के लोगों के प्रति और आप सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक मेरी बात को सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता A.K. मिश्रा जी। आज हमारी सभा में 2 अन्य वक्ताएं भी पहुंच चुके हैं। ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग दिल्ली से, और भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी, रीजनल मैनेजर साधना टीवी चैनल इंदौर से। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आपका भी पुष्पगुच्छ और बैजेस से स्वागत करें आज के इस प्लेनरी सेशन में, जिसे आप कल से इस आध्यात्मिक हम करतल ध्वनि से हमारे स्पीकर का स्वागत कर रहे हैं। कल से आप इस आध्यात्मिक परिसर का अवलोकन कर रहे हैं, इस आध्यात्मिक परिसर का लाभ ले रहे हैं। तो करीबन 1.5 दिन में भी आपने अपने आप को कुछ अलग महसूस किया होगा। अगर एक वातावरण भी अगर हमें अपने आप को कुछ अनुभव कराता है, तो अगर हम अपने जीवन में इस मीडिया के फील्ड में कार्य करते हुए भी थोड़ी ही आध्यात्मिक बातों को अपने जीवन में अपनाए, तो मैं समझती हूँ कि हमारा आत्मनियमन करने की चाबी या अध्यात्म बन सकता है। तो मैं आज के हमारे इस प्लेनरी सेशन के अगले वक्ता भ्राता
आशीष कुमार गुप्ता जी को मैं निमंत्रण देती हूँ कि आप पधारेंगे। आप रीजनल मैनेजर हैं, साधना टीवी चैनल इंदौर से हैं, सेक्रेटरी लायंस क्लब ऑफ इंदौर, आप जनरल सेक्रेटरी वैश्य फेडरेशन मध्य प्रदेश में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप फिल्म एकेडमी और इंटरमेट क्लब इंदौर के डायरेक्टर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं और ब्रह्मा कुमारीज की पीस ऑफ माइंड चैनल की स्थापना में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। IBN 7 सहित कई ऐसी प्रतिष्ठित मीडिया समूह में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप पिछले 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं और राजयोग का आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल मीडिया प्रतिनिधित्व के रूप में और एक प्रोफेशनल मीडिया प्रतिनिधित्व के रूप में आप जो अपने अनुभव से आप बताएंगे कि आध्यात्म किस प्रकार से मीडिया के लिए बेहतर आत्मनियमन की चाबी बन सकता है। मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता आशीष गुप्ता जी को। आप हमारे रीजनल चैनल साधना टीवी के इंदौर से हैं। ओम शांति। दरअसल आज के इस सत्र को नंदी बहन ने जैसा बोला कि हम एक दूसरे को सुनना चाह रहे थे, हमारे इतने अच्छे वक्ता आए हुए हैं तो मेरी भी इच्छा आज श्रोता बनकर सुनने की थी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय सुशांत भाई जी, मिश्रा जी, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। आदरणीय मधुकर द्विवेदी जी जो बहुत प्रखर वक्ता हैं और हमेशा से हम उनका मार्गदर्शन लेते रहे हैं। साथ ही विजया बहन, निरंजना दीदी और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही आदरणीय नंदिनी दीदी जी। साथ ही पूरे देश से भले चुनिंदा हो लेकिन अति महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित हुए आप सभी मेरे पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत अभिवादन स्वागत करता हूं। विगत कुछ वर्षों से हमें यहां आने का जो मौका मिल रहा है, ये जो मौका है दोस्तों, साथियों, आप और हम अक्सर मिलते रहते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ जो हम लोगों का आगमन होता है या जो हमें निमंत्रण ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा मिलता है, ये सिर्फ इस संस्थान का या हमारी आदरणीय बहनों का निमंत्रण नहीं, अपितु ये स्वयं परमपिता परमात्मा का हमको निमंत्रण होता है। और इस परमात्मा के निमंत्रण से हम यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से हमें अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए कि हमें कम से कम इस मीडिया विंग के बहाने परमात्मा के इस घर में आने का मौका मिलता है। परमात्मा याद में अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव शक्तियों को धारण करने का हमें मौका मिलता है। इस बात के लिए हम इस संस्थान का बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट रखा वो बहुत ही अच्छा रखा था और ओवरऑल जो इस पूरे आज जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था, योग्य और अध्यात्म की प्रगति में मीडिया की भूमिका, और यहाँ का विषय है कि मीडिया के लिए एक बेहतर आत्मनियमन की चाबी अध्यात्म। ये तो हमारी परंपरा रही है, भारत की परंपरा रही है, इस महान देश की परंपरा रही है कि यहाँ जो भी कार्य हुए हो, चाहे वो राजतंत्र से संबंधित हों, चाहे वो अर्थतंत्र से संबंधित हों, वो किसी भी शब्द से संबंधित हों, सब जगह अध्यात्म की भूमिका भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो फिर आज भारत जो सिरमौर था विश्व का, वो पुनः सिरमौर बनने जा रहा है और योग पूरे विश्व में योग दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसकी
जो आधार बनी हैं, जो कड़ी बनी हैं, मैं मानता हूँ कि उसके पीछे कहीं न कहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो बरसों से जो कार्य चल रहा है वो इसका सही रूप से आधार वही बना है। और इसीलिए जून का ये महीना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जून के महीने को स्वीकार किया गया है। इसमें ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने योग को विश्व में एक स्थान दिया है और पूरे विश्व में योग दिवस मनाने का जो उनका संकल्प था वो पूरा हुआ है, भारत का गौरव बढ़ा है। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए और कैसी ये चाबी बन सकती है। देखिए, मीडिया तो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है, वो कोई भी क्षेत्र हो। अब योग और अध्यात्म की प्रगति यदि माध्यम मीडिया बनता है और पिछले दिनों बना भी है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हो, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो योग का प्रचार पिछले दिनों हुआ है, भारत सहित पूरे विश्व में जो प्रचार योग का हुआ है और भारत का योग, भारत की ये सांस्कृतिक विरासत को जो पूरे विश्व में स्थान और महत्व और सम्मान मिला है, उसके पीछे मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो या वो आध्यात्मिक चैनलों के माध्यम से हो, क्योंकि मैं जिस ग्रुप से आता हूँ बेसिकली ये साधना अध्यात्म का ग्रुप है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं मीडिया इस योग की परंपरा को, इसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में मीडिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आने वाले समय में भी मीडिया अपने इस कर्तव्य का परिपालन जरूर करेगी, क्योंकि पूरे विश्व में जो योग को स्थान मिला है, योग दिवस ये जो मनाया जा रहा है, तो जब भारत से इसका शुरुआत हुई है तो भारत का मीडिया इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। और जहाँ तक हम पिछले दिनों देख रहे हैं, मीडिया ने योग के लिए तो सकारात्मक ही भूमिका निभाई है। अब रही बात कि किस तरीके से इस योग को, हमारी पद्धति को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर सिर्फ शारीरिक योगा की बात नहीं, जैसे कुछ लोग योगा से मतलब समझते हैं कि सुबह घूमना, योग करना, प्राणायाम करना, सो एंड सो जो भी करना चाहते हैं। दरअसल वो योग का केवल एक पक्ष है, वो केवल एक पक्ष है जो शारीरिक योगा को बताता है। दरअसल योगा के मायने बहुत विस्तृत हैं, बहुत विशाल हैं, उसको समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ योग शब्द की इतिश्री कर लेने से कोई काम बनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा योगा मैं समझता हूँ, और वो जो हमें सीखना को मिला है उसे मैं समझता हूँ राजयोग। राजयोग एक ऐसी विधा है जो न कि सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, और जो परिवार के बीच में और जिस समाज के बीच में हम रहते हैं उस रूप में भी राजयोग एक बहुत बड़ी कड़ी है और योग की एक बहुत ही विशाल परंपरा है। अब मीडिया से मेरी गुजारिश है, मैं अपनी तरफ से भी शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है, दोस्तों आप सब पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि किसी को आदेश तो दिया ही नहीं जा सकता मीडिया में, लेकिन निवेदन जरूर किया जा सकता है और अपनी अपनी तरफ से शुरुआत की जा सकती है। जो जिस ग्रुप से जुड़े हैं, जो जिस माध्यम से, जिस संस्थान से जुड़े हैं, वहीं से अपनी शुरुआत कर ले, तो मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी कि राजयोग क्या है। क्या हमें वास्तव में मानसिक स्तर का योग ज़्यादा जरूरी है? जी हाँ। आज के दौर में जहाँ चारों ओर अशांति का माहौल है, जहाँ चारों ओर एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावनाएं कम होती चली जा रही हैं, व्यावसायिक अंधाधुंध की दौड़ में लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, परिवार टूटते चले जा रहे हैं, इसके लिए योग आवश्यक हो गया है। सिर्फ बलिष्ठ हो जाना ये सिर्फ योग नहीं है, मानसिक रूप से भी हमें बलिष्ठ होना पड़ेगा।
सिर्फ शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं होना है, मानसिक रूप से भी हमें होना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि राजयोग सबसे महत्वपूर्ण साधन है और इसका भी विस्तार और इसका भी प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। आप जिन जिन संस्थानों से जुड़े हैं, जो जो कलम आपके हाथ में हैं, जिस जिस दिशा में आपकी कलम चल सकती है, मेरा आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि राजयोग के लिए भी आप अपना प्रयास करें। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। राजयोग से मानसिक अवस्था सुधरती है, परिवार टूटने से बचते हैं और हमारी मानसिक विपन्नताओं की स्थितियों में सुधार आता है। मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूँ। मीडिया के लिए बेहतर आत्मनियमन की चाबी अध्यात्म, इस विषय पे हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं कि मीडिया को अपना आत्मनियमन खुद करना होगा। यह पहले भी कई बार हम इस मंच के माध्यम से शायद बात कर चुके हैं। यहाँ बात आती है, जैसे मैंने कहा था कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और चौथा स्तंभ जैसे कहते हैं ना कि संसद में आप एक बार सरकार चुन ली, फिर सरकार जो 5 साल करेगी आपको चुपचाप देखना है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। विधायिका अपना जो कार्य करेगी वो करेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। जो बिल लाना है वो ला के रहेंगे, क्योंकि आपने 5 साल चाबी सौंपी है। इसी प्रकार से मीडिया के ऊपर भी किसी का दबाव नहीं चलता है, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और यहाँ पर आत्मनियमन की बात इसीलिए बार बार उठाई जाती है कि आत्मनियमन ही इसका अंतिम उपाय है कि हम किस तरीके से मीडिया को बेहतर बनाएं। और इसकी चाबी है केवल और केवल अध्यात्म। सिर्फ अध्यात्म ही इसकी चाबी है, क्योंकि अध्यात्म ही हमें मूल्यों के आधार पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। और होता भी रहा है, भारत की ये परंपरा रही है। जैसे मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था कि हर क्षेत्र में हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ा है। हम भारत की गौरवशाली परंपरा को देख लें, हम चंद्रगुप्त मौर्य को देख लें, हम सम्राट अशोक को देख लें, कहीं न कहीं सबके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति काम करती थी। किसी न किसी के पीछे कोई चाणक्य होता था जो एक आध्यात्मिक शक्ति उन्हें देता था। उनके अंदर एक पावर होती थी और वो अध्यात्म की होती थी। उसी के आधार पर हमारे यहाँ की राज परंपराएं बहुत अच्छी रही है। और उस समय सूचना का तंत्र जो हमारा होता था वो भी निष्पक्ष होता था। और वो निष्पक्ष इसीलिए होता था क्योंकि उनके पीछे भी अध्यात्म का नियंत्रण होता था। मैं यहाँ नियंत्रण शब्द निश्चित बोलूँगा कि अध्यात्म का नियंत्रण होता था, क्योंकि अध्यात्म का नियंत्रण सीधे रूप से नहीं होता है, बल्कि आपकी अंतर आत्मा के अंदर अध्यात्म का नियंत्रण होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरह के ये आयोजन किए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया के सहित अन्य कई क्षेत्रों में भी ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। मैं यही आशा और विश्वास करता हूँ। और मैं तो अपनी बात आज आप लोगों के बीच में रखी, लेकिन निश्चित मैं तो सुनने यहाँ के अन्य वक्ताओं को सुनने आया हूँ, अपनी बात रखी है। और बस अंतिम निवेदन यही करता हूँ कि जो भी माध्यम आपके पास में है उससे आप अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें औरों को देखना छोड़ दीजिए। हमें अब ये देखना ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है या ये कर रहा है जो मैंने यहाँ आके सीखा है आध्यात्मिक स्तर पे। अब हम क्या कर सकते हैं ये हमें तय करना है। और मेरे ख्याल से जो आज आपने सब्जेक्ट आत्मनियमन का दिया था वो सब्जेक्ट शायद हम सभी लोगों के ऊपर लागू होता है। और हम ये प्रण करके जाएं यहाँ से कि अब आत्मनियमन हम अपने आप से शुरू करेंगे। अब हम अपने आप से आत्मनियमन शुरू करेंगे, तभी हम बदलेंगे, तभी हम संसार को बदलने की कल्पना कर सकते हैं, मीडिया को बदलने की कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने समस्त साथियों को फिर से सादर वंदन प्रणाम करता हूँ। ओम शांति, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आशीष भाई ने बहुत सुंदर मैसेज हम सबको दिया कि हमें आत्मनियंत्रण की शुरुआत स्वयं से करनी है। और परमात्मा पिता के घर भी यही संदेश दिया जाता है कि विश्व परिवर्तन की शुरुआत हमें अपने से करनी है,
क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो आशीष भाई के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो उनके चेहरे पे बहुत सुंदर एक मुस्कुराहट होती है। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। तो जब जब आशीष भाई के संपर्क में जो भी आते हैं तो मैं देखती हूँ उनके आसपास वाले लोग भी, उनके चेहरे खुशी से भर आते हैं। तो ऐसे आशीष भाई के लिए हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मैं इस प्लेनरी सेशन के हमारे अगले वक्ता भ्राता मधुकर द्विवेदी जी को आमंत्रण करती हूँ। भ्राता मधुकर द्विवेदी जी मध्य प्रदेश के जाने माने प्रसिद्ध पत्रकार हैं। वैसे आप भोपाल से बिलोंग करते हैं। पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण दायित्व आपने निभाते हुए समाचार पत्रों के संपादक के कार्य को आपने संभाला है। चिंतनशील एवं गंभीर पत्रकारित्व ये आपकी एक विशेष पहचान है। वर्तमान समय आप राष्ट्रीय हिंदी दैनिक महामेघा के सलाहकार संपादक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेषकर स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में देश के विभिन्न महाविद्यालयों और स्कूलों कॉलेजों में यूथ को आप एंकरेज करते हैं। तो आपका विशेष टारगेट युवा पीढ़ी को वैल्यूज़ के द्वारा प्रमोट करना है। और विगत पिछले 10 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से आप जुड़े हुए हैं और पिछले 7-8 वर्षों से मीडिया की इस प्रकार की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपका आना रहता है। तो ऐसे विशिष्ट प्रतिभा के धनी भ्राता मधुकर द्विवेदी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आज के विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन दे। भ्राता मधुकर द्विवेदी जी। ओम शांति। आज के इस गरिमापूर्ण आयोजन में मंच पर विराजित सम्माननीय बहन डॉक्टर बीके निरंजना जी, सम्माननीय बहन विजया जी, सम्माननीय भ्राता सुशांत जी, विदुषी संचालिका बहन नंदिनी जी, इंदौर से पधारे हुए श्री अशोक मिश्र जी, श्री आशीष गुप्ता जी, यहाँ हाल में विराजित सभी मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत अच्छा विषय है। मीडिया में बेहतर आत्मनियमन की चाबी कैसे है अध्यात्म, इस विषय पर विचार व्यक्त हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू करूंगा और संयोग कुछ देखिए कि मैं जिन सज्जन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उदाहरण के बतौर कि कैसे आध्यात्मिकता व्यक्ति को बदल देती है, उसका एक जीता जागता स्वरूप आपके सामने इस हाल में विराजित हैं। और वो हैं दिल्ली से पधारे हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दिलीप कुमार साहब। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो जहां भी हाल में हैं कृपापूर्वक आसन से खड़े हो जाएं ताकि आपको लोग देख सकें। मित्रों, डॉक्टर दिलीप कुमार साहब का जिक्र इसलिए आया कि डॉक्टर साहब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के पहले आस्तिक नहीं थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नास्तिक थे, लेकिन उनका आध्यात्मिकता से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और पहली बार माउंट आबू आए तो उनके जीवन की दिशा में स्वतः परिवर्तन होने लगा। और इस बात की गवाह उनकी युगल भी यहाँ शायद बैठी हैं। देखिए, व्यक्ति के जीवन में इस तरह का एकाएक जो परिवर्तन होता है, उससे ये दिग्दर्शित होता है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से आत्मनियमित कर लें। खास तौर से मीडिया के क्षेत्र में आज जो तनाव पैदा हो गया है वो बड़ा चिंता का विषय है।
मीडिया के प्रगति की रफ्तार तो बहुत तेजी से बढ़ी है। मीडिया ने पूरे देश को जगा दिया है। एक तरह से मीडिया हमारे दैनंदिन जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। बहुत शक्तिशाली विधा है मीडिया। मीडिया हमारे जीवन का एक तरह से कहिए वो हिस्सा है जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते। हम कितनी आलोचना करें मीडिया की, लेकिन मीडिया के अस्मिता को स्वीकार करना ही हमें पड़ता है, क्योंकि प्रमाण है। आज मीडिया जन जन से जुड़ा हुआ है, वो जनहित की बातें करता है, वो जगाता है समाज को। शक्ति का बहुत बड़ा समुच्चय है उसके पास, बावजूद इसके वो तनाव में है, आपाधापी में है। वो चिंतन की उसकी दिशा बन ही नहीं पा रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैंने अपने काम के दौरान, जब मैं अखबार में संपादक की भूमिका निभाता रहा हूँ, मैंने देखा कि हमारे वो रिपोर्टर जो आध्यात्मिकता से जुड़े रहते थे, वो कितनी शांति से, कितने सुकून से, कितनी नैतिकता के साथ, कितने एक तरह से कहिए प्रफुल्लित होकर के अपना काम करते थे। मैंने अनेक अवसरों पर देखा है। उन पत्रकार मित्रों को, उन रिपोर्टर्स को, उन सब एडिटर्स को, न्यूज़ एडिटर्स को, उन जॉइंट एडिटर्स को भी देखा है जो तनाव में रह करके भूमिका निभाते थे। ये फर्क मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो जीवन का इतने वर्षों का अनुभव है, देखा है। स्वयं भुगता भी है कि जब मैं तनाव में रह करके लिखता था तब कैसा लिखता था, और जब मुक्त होकर के लिखता था और जब से अध्यात्म में जुड़ा कैसा परिवर्तन आया। तो मित्रों, ये परिवर्तन ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थाएं ही कर सकती हैं। आज जो ब्रह्मा कुमारी का जो आज का विषय है वो हमारे हित के लिए है। हालांकि ब्रह्मा कुमारी का तो जन्म ही परहित के लिए है, जन जन के कल्याण के लिए है। ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने तो जन कल्याण के लिए ये सब कुछ त्याग किया था। लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी का जो आज का ये विषय जिस पे हम लोग बैठे हैं, ये विशुद्ध रूप से हमारे लिए, हमारे हित के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए है। क्योंकि हमारा तनाव मुक्त जीवन, हमारे सोच में कहीं विकृति हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। मैं सच बताऊं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के पहले मैं भी, आज मेरे बारे में कुछ बोलते हैं जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा स्वभाव है, पहले नहीं था। हकीकत में परिवर्तन आया ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सही दिशा में जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ। तो ऐसी संस्थाएं जो अध्यात्म, आपके जीवन में अध्यात्म को थोपती नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता का ऐसा रंग भर देती हैं कि आप स्वतः उसमें रंग जाते हैं, आपका जीवन परिष्कृत हो जाता है और आप दूसरों को भी परिष्कार देने लगते हैं। यही तो है ब्रह्मा कुमारीज़ की विशेषता। ब्रह्मा कुमारीज़ हमें जो दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कितना धनराशि खर्च करके भी वो आप हासिल नहीं कर सकते, जो ब्रह्मा कुमारीज़ के पवित्र परिसर में, ब्रह्मा कुमारीज़ के केंद्रों में जाकर के हम आप हासिल करते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए अगर कोई बात कही जाती है, कितनी मूल्यवान होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी ग्रहण कर रहे हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियों को, हमारी संतानों के लिए उपयोगी होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सिलसिला है इस तरह के कार्यक्रमों का, वो ब्रह्मा कुमारी इसके विभिन्न केंद्रों में चलता रहेगा। मित्रों, महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे जीवन में नैतिकता इसलिए ज़्यादा है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। स्वतः जीवन में परिवर्तन हो जाता है जब मनुष्य आध्यात्मिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ लेता है। चिंतन की धारा बदल जाती है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है, अपने आप कई चीज़ें जिन्हें हम सद्गुण कह सकते हैं अपने आप आने लगता है। और तनाव मनुष्य को तोड़ देता है, उसमें विराम लग जाता है। तो आध्यात्मिकता तो मैं कहता हूँ एक ऐसी पूंजी है जिसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, वो सुरक्षित आपके भविष्य को सिक्योर करेगी, सुरक्षित रखेगी।
आज मीडिया में जिस तरह से मैं पुनः उस शब्द को रिपीट करूंगा, आपाधापी का दौर चल रहा है, उससे विश्वसनीयता पर भी संकट आ गया है। आज बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम कहें कि हम मीडिया में हैं और सामने वाला व्यक्ति हमको अविश्वास के दायरे में न ले। उसकी वजह यही है कि हम कई बार उस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, तनाव की ज़िंदगी में, या यूँ कहिए भागम भाग की ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमारे प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं। और वो हमारे प्रोफेशन में अगर प्रश्न चिन्ह लग जाएं तो कोई दो राय नहीं कि हमारे अस्मिता पर भी सवाल उठने लगते हैं। कितना विश्वास है हमारे ऊपर समाज का। आज सवेरे न्यायाधीश महोदय भी बैठे थे, बहुत अच्छी बातें हुई। एक मित्र ने कहा था कि आज मीडिया पर बड़ा भरोसा हो गया है। भरोसे का कारण भी तो स्पष्ट है। आज देखिए कार्यपालिका में क्या हो रहा है, हम आप सब उसके चश्मदीद हैं। विधायिका में क्या हो रहा है, जो तुम पैजार हो रही है। विधानमंडलों में, लोकसभा में देखिए क्या हो रहा है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन क्षमा कीजिएगा, न्यायपालिका पर भी उंगलियाँ उठाई जाने लगी हैं। फिर बचा क्या? आज विश्वास है कि हम मीडिया की शरण में जाएंगे या मीडिया के किसी मित्र के पास जाएंगे, हमारी समस्या का निदान होगा, हमें कहीं न कहीं प्रकारांतर में न्याय मिलेगा। वो हमारी जो शक्ति है, जो हमारी कलम है, उसकी जो ताकत है, वो ताकत ही हमारा सबसे बड़ा एक तरह से हमारी पहचान है। और वो पहचान हमारी और मजबूती ग्रहण करेगी जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का एक रंग चढ़ जाएगा। ब्रह्मा कुमारी इसका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसे आयोजन करके हम लोगों को परिष्कृत करते हैं। मैं सच बताऊं, हम लोग पत्रकार के रूप में आते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं तो पवित्रकार बन करके यहाँ से जाता हूँ। यही तो इस संस्था की विशेषता है। प्रोफेसर कमल दीक्षित जी जैसे विद्वान व्यक्ति आज इस झंडे को लेकर के पूरे देश में जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं पत्रकार मित्रों को कि आइए मूल्यानुगत मीडिया के साथ जुड़िए, ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़िए, राजी खुशी पत्रिका के साथ जुड़िए, मूल्यानुगत मीडिया पत्रिका के साथ जुड़िए और अपने जीवन में, जो आपके जीवन में तमाम असंशय कुसंशय की स्थिति रहती है, उनसे निजात पाइए। ये बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया है। ब्रह्मा कुमारीज का आशीर्वाद है उनके साथ, हम सब के साथ। ऐसी संस्थाएं हमें सत्प्रेरणा देती हैं। हम अपने जीवन में अगर यहाँ से जाने के बाद अपने कार्य प्रणाली में, अपने कार्य व्यवहार में अगर परिवर्तन ला सकें तो यहाँ आना निश्चित तौर पे सार्थक होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम प्रयास, ब्रह्मा कुमारी जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमारी जिस तरह से सहभागिता हो रही है, वो एक ना एक दिन जरूर उसका असर दिखेगा। मैं अंत में अपनी बात 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करूँगा। वो आज जो काम ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं, उसी संदर्भ में कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी जरूर निकलेगा। मित्रों, आज ब्रह्मा कुमारी की जो भूमिका है, एक प्रवाह जो चल पड़ा है, ये प्रवाह रुकेगा नहीं और ये प्रवाह हमारे जीवन को आनंदित करेगा, क्योंकि हम प्रकारांतर में ही सही, किसी न किसी रूप में सही, अध्यात्म के साथ तो जुड़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, आप जिस भी शहर से पधारे हैं, जिस भी कस्बे से आपका वास्ता है, जिस भी महानगर से आप हैं, यदि आप अपने साथ और लोगों को जोड़ सकें और उन्हें किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता के नज़दीक ला सकें, तो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे, न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। बहुत खूब ब्रदर मधुकर द्विवेदी जी ने हमें संदेश दिया कि आप जहाँ भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, वहाँ राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ से आप अवश्य जुड़िए, क्योंकि
भगवान की नज़रों में तो वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपया कमाता है, लेकिन बड़ा वह है जो इंसान, वह जो करोड़ों का दिल जीतता है। तो मधुकर द्विवेदी जी ऐसी प्रतिभा है जो उनके कई युवा भाई बहनें और कई उनके संपादक के क्षेत्र में जो भी भाई बहनें कार्य करते उनका दिल आपने जीता है। तो ऐसे अच्छे वक्ता के लिए मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हम मधुकर द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे, थैंक्स करेंगे, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं। भाइयों और बहनों, ये भी हम सब देखते हैं कि टीचर और वक्त ये दोनों हमें कुछ न कुछ सिखलाता है, लेकिन टीचर सिखाने के बाद एग्ज़ाम लेता है और वक्त एग्ज़ाम लेने के बाद सिखाता है। तो अब जो समय है, घड़ी भी हमें इशारा कर रही है, और इस आध्यात्मिक माहौल में जब हम बैठे हैं, आध्यात्मिक परिसर का भी असर हमें धीरे धीरे अब होने लगा है। तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सुप्रसिद्ध राजयोग, जिसकी जिक्र भी गुप्ता जी ने की, तो मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी जी को, जो बहुत अच्छे हमारे एक राजयोग मेडिटेटर हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आज के इस सेशन में हमें गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हम सबको मेडिटेशन के लिए मार्गदर्शन प्रशस्त करें। आप गुजरात के सिद्धपुर शहर से हमारे बीच पहुँचे हैं। सिद्धपुर और उसके आसपास के इलाकों के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हमारी गीता पाठशाला है और सेवा केंद्र का आप सफल रूप से संचालन करते हैं। पिछले 50 सालों का आध्यात्मिकता से आपका ये नाता रहा है और पिछले 48 ईयर्स से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप एक कुशल राजयोग प्रशिक्षिका है, जो पूरे भारतवर्ष में राजयोग शिविर का नेतृत्व आप करते हैं। गुजरात के कई स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं। देश और विदेशों में भी आप ये राजयोग सिखलाने के लिए आपने भ्रमण किया है। तो ऐसी वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हमारी आदरणीय विजया दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि राजयोग के द्वारा हमें मार्गदर्शन दे, प्रभु के साथ हमारा अंतर मन का तार जोड़े। विजया दीदी जी। ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय वक्ता, उपस्थित भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है। सफलता का मुख्य आधार आत्मविश्वास है, और जब आत्मविश्वास व्यक्ति का बढ़ता है, जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहता है उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मन के अंदर जब एक लक्ष्य को निश्चित करता है तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। लेकिन इतने ऊंचे लक्षणों की प्राप्ति का आधार वो मन की
ऊंची स्थिति है, और मन की इतनी ऊंची स्थिति बनने का आधार वो राजयोग है। हर एक कार्य बिना अच्छे और दृढ़ संकल्प के सफल नहीं होते, परंतु राजयोग ऐसा माध्यम है कि जिसके अभ्यास से मन में किए हुए संकल्प में दृढ़ता आती है, और ये दृढ़ता हमारी आत्मिक शक्तियों को जागृत करती है। सुबह आपने आत्मा के बारे में सुना कि आत्मा क्या है। मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति है। सभी प्रकार के गुण, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, ये सभी गुण उसमें समाये हुए हैं। लेकिन उन गुणों का अनुभव हम कब कर सकते हैं? उसके लिए किस अभ्यास की हमें जरूरत है? सबसे पहला अभ्यास ही है आत्मचिंतन। क्योंकि मन को एकाग्र करने का जो आधार है वो आत्मचिंतन है। कहते हैं आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। अगर हमें अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करना है तो उसके लिए पहले अपने मन को हमें दिशा देनी होगी। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न हर व्यक्ति का यही है कि हमारा मन जो है वो भगवान में नहीं लगता है, भटक जाता है। क्यों ऐसा? और सभी जगह मन लग जाता है, केवल भगवान में ही नहीं लगता। उसका कारण कि हम हाथ को और मुंह को कार्य दे देते हैं। हाथ को माला फेरने के लिए कह देते हैं और मुख को कुछ न कुछ नाम या श्लोक बोलने का कार्य दे देते हैं। और मन तो फ्री है, इसीलिए मन इधर उधर भटकता रहता है। राजयोग माना ही अपने मन को संकल्प देना, दिशा देना। यहाँ अब हम सभी थोड़ी देर के लिए उस आत्मचिंतन के अभ्यास में बैठेंगे। मन को परमात्मा में लगाने के लिए पहला हमारा संकल्प होगा कि मैं कौन हूं। आप और हम थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए। मैं जो आपको संकल्प दूंगी उस संकल्प का आप साथ साथ चिंतन करते जाएंगे और यही चिंतन हमें परमात्मा तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। मैं
एक आत्मा हूं। इस देह से भिन्न अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। मैं हाथ नहीं, पांव नहीं, मुख नहीं, परंतु सर्व कर्मेंद्रियों से भिन्न अति सूक्ष्म आत्मा हूं। इस शरीर में मस्तक के मध्य भ्रकुटी में विराजमान हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि मंच पर पाठ बजा रही हूं। अब मुझ आत्मा को वापिस उस ज्योति के देश में लौटना है। इस देह और देह की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारा गणों से भी दूर उस परम धाम में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। इस निराकारी दुनिया में मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हूं। चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा शांति की लहरों में लहरा रही हूं। शांति के सागर ज्योति स्वरूप
परमपिता परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में महसूस कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा श्री बाबा उनके सानिध्य में सुख का, प्रेम का, पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा उस पिता के सानिध्य से सदा भरपूर और आनंदित रहूंगी। ये प्राप्ति का अनुभव मुझ आत्मा को सदा आगे बढ़ाता रहेगा। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी विजया बहन जी। चंद मिनटों का यह शांति का अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी अभ्यास को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे आशीष भाई ने कहा और जैसे मधुकर भाई जी ने भी कहा कि आप यही अनुभव को साथ संजोकर आप अपने शहर में ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। आज के हमारे सेशन के मुख्य वक्ता भ्राता ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया विंग दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि मीडिया के लिए एक बेहतर आत्मनियमन की चाबी आध्यात्मिकता, इस विषय को हमारे सन्मुख रखें। भ्राता सुशांत भाई। ओम शांति। परम प्रिय सर्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के प्रिय संतान, मंचासीन हमारे
इस सेशन की अध्यक्षा डॉक्टर बीके निरंजना बहन, मधुकर द्विवेदी जी, विजया बहन जी, आशीष गुप्ता भाई, AK मिश्रा जी, नंदिनी बहन, सभा में उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रगण, बंधुगण, मैं आप सबको हृदय से दाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस व्यवसाय में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं और जिस टेंशन और स्ट्रेस की दुनिया से आप आए हैं और एक दिन के अंदर, 1-1.5 दिन के अंदर इस वातावरण में आके आपने जिस प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात किए हैं और आप में उसको संचारित किए हैं, उसका नमूना है, उसका उदाहरण आज की सवेरे का सेशन था, जो आप 10 बजे से 2 बजे तक लगातार आप बैठे रहे। मैं मन से देख रहा था कि आप वास्तव में आध्यात्मिकता आपके अंदर आ ही गया। आध्यात्मिकता को लाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने अंदर साइलेंस से आप अपने अंदर चिंतन की आवश्यकता है और चिंतन से ही हम उस ऊर्जा तक पहुंचते हैं जिसको हम लिंकिंग कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग कहते हैं, और जिसको हम मास कम्युनिकेशन में एक बात कहते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं कि हम इंटरपर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन से पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करें, अपने अंदर स्वचिंतन और उस ऑलमाइटी सुप्रीम के चिंतन, वातावरण के चिंतन, उसको कैसे हम सकारात्मक बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, उस दिशा में हम जो चिंतन करते हैं, उसको अपने आप से जो बात करते हैं, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जो हमारे जर्नलिज्म है, जो भारतीय दर्शन है, उसी का आधार है। और जो हम इंटरपर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन, ये पाश्चात्य सभ्यता का देन है। आज जो हम जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, आज जो हम मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें वेस्टर्न एजुकेशन का पुट है, वेस्टर्न कल्चर सिविलाइजेशन का पुट है, उनकी चिंताधारा, उनकी फिलोसफी का पुट है। लेकिन हमारा जो देन है विश्व का, वो है वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पॉजिटिव वे में करते हैं, आध्यात्मिकता का पुट देते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो चिंतन के धारा के आधार पर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो सारा वातावरण को ना केवल सकारात्मक करता है लेकिन संतुलित करता है। उसमें जो डिजॉर्डर, डिसहार्मोनी, इम्बैलेंस होता है, उसको संतुलित करता है। वो क्षमता, वो सामर्थ्य हमारे अंदर है। इसलिए आज कहा गया है, सवेरे के सत्र में कहा गया है, आप सब, हम सब पत्रकार जो है, हम महावीर है, हम अपने हनुमान हैं, हम अपने अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं, क्षमता है, हम कई बार विस्मृत हो जाते हैं। तो स्मृति दिलाने के लिए ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ये एक कारगर साधन है। और ना केवल हम महावीर है, लेकिन हम वो संजय है जिनको दिव्य दृष्टि की प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि मीडिया का जो बुद्धिजीवी है, मीडिया वर्ग जो बुद्धिजीवी है, वो केवल लाइंस को नहीं पढ़ता है, इन बिटवीन द लाइंस क्या है उसको भी भांप लेता है। हम उससे भी आगे हैं। संजय की दिव्य दृष्टि की जब बात करते हैं, किसी ने कहा है, द पर्सन हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। जो अदृश्य को देख सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। वो क्षमता भी हम मीडिया कर्मी में है। जब हम डिविनिटी को, आध्यात्मिकता को आत्मसात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा के आधार पर, जो संजय को प्राप्त था, वो भी हम है, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। आज इट इज़ एज ए मिरर। हम नारद है, जो सत्यता, धर्म और देवी गुणों का समाज में, संसार में स्थापना करने के लिए वकालत करते हैं। यही मीडिया का धर्म है, मर्म है, कर्म है। और हम विदुर है, जो एथिक्स, जो कोड ऑफ कंडक्ट जिसके बारे में कहा गया है, जो इंटीग्रिटी है, वो मीडिया आत्मसात करता है। तो विदुर का एक रूप प्रस्तुत करता है समाज के सामने। वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, लेकिन प्रैक्टिकल में आज हमारे बीच में मौजूद है। इस युग में भी ऐसे विदुर
आध्यात्मिक पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में आज भी मौजूद है। और जैसा कहा गया, हम इस जो जंग चल रहा है, जो लड़ाई चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है मन में और समाज में और पर्यावरण में, उसमें भी हम अर्जुन हैं। जो महाभारत की द्वंद्व कहा गया है, अपनी अंतर जगत में जो चल रहा है, उसमें सच क्या है, असच क्या है, उसको जो हम हर वक्त हर पल हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डेलिनिएट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, नॉट merely what interest public but what is in the best interest of the public। ये जो आत्मचिंतन, आत्मनियमन जो है, और रिपोर्टरियल गुड सेंस जिसको कहते हैं, इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा हम गाइडेड होते हैं, तो ये हम अर्जुन के माफिक, ये जब हम आध्यात्मिकता को आत्मसात करते हैं, योगा में जब स्थित होते हैं, जिसको गीता में कहा गया है योगस्थो कुरु कर्माणि, कोई भी कर्म करने से पहले योगयुक्त होकर उसको शुरू करे तो योगाह कर्मेषु कौशलम, तो उस कार्य में कुशलता तभी प्राप्त होता है जब हम योगयुक्त स्थिति होकर हम करते। वो भगवान का गीता का वाणी है, तो हम अर्जुन हैं। और हम इस महाभारत की लड़ाई में हम युधिष्ठिर भी है। पत्रकार का बहुत रूप है, तो हम युधिष्ठिर भी है, युद्ध में जो स्थिर है, जिसका बुद्धि स्थिर है, जिसका बुद्धि एकाग्र है, जिसका अटेंशन, जिसका इंटेंशन, जिसका नियत एकाग्र है, फोकस्ड है, मुझे क्या करना है, व्हाई आई हैव टेकन अप दिस जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन, मैं क्यों इस जर्नलिज्म में आया हूँ, क्या है, व्हाई, हाउ वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन व्हाई, वो जब हम अपने को प्रश्न करते हैं, मैं किस लिए इसमें आया हूँ, फॉर प्रॉफिट मेकिंग, मियरली प्रॉफिट मेकिंग भी जरूरी है, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, ये जो परिवर्तित परिवेश में प्रॉफिट मेकिंग भी जरूरी है, एसेंशियल है, लेकिन नीड और ग्रीड, इसमें भी एक डिमार्केशन हम आत्मनियमन के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, कहाँ तक प्रॉफिट, नीड फुलफिलमेंट तक हम प्रॉफिट चाहिए, या जब हम ग्रीड बेस्ड जो हमारे जो प्रॉफिट इंडिविजुअल होता है, जो हमारे उसके लिए जो हम विभिन्न प्रकार की प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वहाँ जो लक्ष्मण रेखा, वहाँ जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन आना चाहिए। वो जो है हम युधिष्ठिर के रूप में स्थिर रहते हैं, अपनी जो नियमन है, अपनी जो वैल्यूज़ है, हम अपनी जो एथिक्स है, जो बेसिक कोर प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर हम जो स्थिर होते हैं, हम युधिष्ठिर का काम करते हैं। यानी हम जो है, हम जो जिसको हम कहते हैं धर्म, जिसको पत्रकारिता का धर्म कहते हैं, उसमें टिके रहते हैं। और यही हमारा आत्मबल है, यही जो नियमन कहा गया है, स्पिरिचुअलिटी की टू बेटर सेल्फ रेगुलेशन, या मीडिया के लिए एक बेहतर आत्मनियमन की चाबी अध्यात्म है, ये जो कहा गया है, ये इसका बहुत सारे फायदा है। जब आत्मनियमन की हम बात करते हैं, हम जानते हैं मीडिया, प्रेस हमेशा फ्री, फेयर, फियरलेस, फ्री, फेयर और फियरलेस अगर होना चाहता है, इस जमाने में भी, इस मालिक के दबाव और प्रेशर के बावजूद भी, और इस प्रकार के कॉरपोरेट और इस प्रकार की पॉलिटिकल माहौल में भी हो सकता है फ्री, फियरलेस और फेयर बन सकता है, जब वो अपने को सेल्फ रेगुलेट करने का कला और कौशल हासिल करता है आध्यात्मिकता और योग के आधार पर। वो जो आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल है, वो उसकी पूंजी है, उसकी संपत्ति है, उसकी संपदा है, हम पत्रकारों का ये संपदा है। तो इसको जब हम बार बार इसको चिंतन करके हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता को पत्रकारिता के साथ, स्पिरिचुअलिज्म को जर्नलिज्म के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, आज आवश्यकता है। आज ना केवल पत्रकारिता के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ने की आवश्यकता हो रहा है, लेकिन जितने भी प्रोफेशन है, जितने भी सेक्शंस एंड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, जिसमें वैल्यूज़ की डिक्लाइन हुआ है, जिसमें क्षरण हुआ है, ह्रास हुआ है शक्ति का, तो उसमें भी सब में पत्रकारिता, आध्यात्मिकता का समावेश करने की आवश्यकता आ रहा है। तो इसलिए पत्रकारिता जो कि चौथा स्तंभ है, जो जर्नलिस्ट और प्रेस जो चौथा स्तंभ है, वो जो पावरफुल जो मीडियम है, तो उसको भी आध्यात्मिकता का बहुत बहुत आवश्यक है। ये पिछले 2-3 सत्रों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और इसके लिए ही हम इधर आए हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, इसके लिए कि हम आध्यात्मिकता को कैसे, उसके बल और आधार पर हम कैसे हम अपने पत्रकारिता को 4 चांद लगा सकते हैं, इस प्रोफेशन में हम कैसे हम अपना एक्सलेंस, जिसको उत्कृष्टता कहते हैं, उसको हम हासिल कर सकते हैं। आज कहा गया है कि हम जो पत्रकार हैं, वो समाज से हम कम लेते हैं,
समाज को ज़्यादा देते हैं। हम ओरिजिनली बेसिकली जो पत्रकारिता एक मिशन था, फिर प्रोफेशन बना, फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या समय की दबाव परिस्थिति की चेंजिंग सिचुएशन के आधार पर हम उसको इंडस्ट्री और बिजनेस का रूप आ गया है। वो भी समय के प्रभाव से है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये होना ही है, ये अवश्यंभावी है। लेकिन इसमें भी हम उसको एक परमार्थ या हम उसको जब हम इंटेंशन को जब हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कंसर्न और एक समाज और सर्व का मंगल की इंटेंशन रख के जब हम उस प्रॉफिटेबिलिटी या कमर्शियल एंगल को समावेश करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर काम करता है। यानी हमें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन समाज की हित में, समाज को बेहतर संदेश, बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर गाइडेंस, बेहतर मोटिवेशन देने के लिए हमें वो चाहिए, हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। तो इसलिए वो एक नोबल कॉज बन जाता है। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाता है। वो एंगल जो है हमें इससे प्राप्त होता है जब हम अपने को ये समझते हैं कि हमारे ध्येय क्या है, इस प्रोफेशन में जो आए हैं हमारा ध्येय क्या है, हम क्या समाज को देना चाहते हैं और कहाँ तक हम अपना आजीविका के लिए, कहाँ तक हम उसको उपार्जन कहाँ तक हमें करना है। तो इसमें जो बैलेंस है, जिसमें जो संतुलनता है, इसके लिए भी जो हम मनन चिंतन करते हैं और जो अपने अंदर जो हम अपने अंतरात्मा को पूछते हैं और अंतरात्मा से गाइडेड होते हैं, ये हमें रेगुलेट करता है, आत्म रेगुलेट करता है कि हम कहाँ तक करें, क्या नहीं करें, और हम क्या समाज को, जनता को क्या परोसें और हमारे कंटेंट्स में क्या समावेश हो, जो कंटेंट का जो इफ़ेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है जनता के ऊपर, जनता के लाइफस्टाइल के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके चिंतन के ऊपर, उनके जो कल्चर है, जो समाज की जो संस्कृति है, उसके ऊपर क्या उसका प्रभाव है, वो हमें उसको जब चिंतन के आधार पर, नियमन के आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं, तो उसको सही दिशा और दशा प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये जो आज की जो टॉपिक है वो कि सेल्फ रेगुलेशन जो है एक की टू सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो है, बेहतर सेल्फ रेगुलेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी एक चाबी है। तो स्पिरिचुअलिटी अर्थात उसमें योग समाहित है, और योग का मतलब ही है कि हम जो है कि अपने साथ कैसे हम लिंक करें, अपने साथ लिंक करें और सुप्रीम के साथ लिंक करें, समाज के साथ लिंक करें, और एक पॉजिटिव हम संवाद समाज के साथ करें। तो उसके लिए जिसको हम कहते हैं कि जिसके लिए आज भी समाज में जो विषमताएँ और विसंगतियाँ, जो जिस प्रकार की डिजॉर्डर और डिस्कॉर्ड्स पैदा हुए हैं, उसका मूल कारण, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सेल्फ एलिएनेशन, हम सेल्फ से जो युक्त होने के कारण युक्त ना होके हम वियुक्त हो गए हैं, यानी डिलिंक हो गए हैं, जिसको एलिएनेशन कहा गया है। और एलिएनेशन के कारण ये सारे प्रॉब्लम हुआ है। तो हम अपने से एलिएनेटेड हो गए, अपनी फेलो बीइंग से एलिएनेटेड हो गए, सोसाइटी से एलिएनेटेड हो गए, प्रकृति से एलिएनेटेड हो गए, पर्यावरण से एलिएनेटेड हो गए। हम एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, एक एटोमाइज्ड हम फैमिली या एटोमाइज्ड एग्जिस्टेंस हम जी रहे हैं। तो उसको बदल के अगर हम उसको एक कलेक्टिव, एक कोऑपरेटिव इंडिविजुअल, एक ग्लोबलाइज्ड, जिसको वर्च्यूज़ वैल्यूज़ को एक ग्लोबलाइज्ड रूप देना चाहते हैं, योगा और स्पिरिचुअलिटी को एक ग्लोबलाइज्ड रूप देना चाहते हैं, जिससे कि समाज और जनता का कल्याण हो, उसके लिए हमें लिंक करना पड़ेगा अपने साथ, अपने समाज के साथ, अपने जनता के साथ, पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ, टू लिव इन लव एंड हार्मनी विद नेचर, विथ फेलो बीइंग्स, विथ सोसाइटी। तो ये जो है, इसी का परिभाषा योगा है। योगा माना लिंकिंग, कनेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग, और जिसका सही अर्थ है कि कनेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग और रीइंटीग्रेटिंग, रिकनेक्टिंग, रीस्टोरिंग, जिसको हम कहते हैं पुनर्स्थापन करना, जो हमारा अव्यवस्थित हो गया है उसको व्यवस्थित करना। उसके लिए जो हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन का मतलब यही है कि रीलिगारे, मतलब लिगारे का मतलब है, जो लैटिन शब्द है कि जोड़ना, यूनाइट करना, री माना अगेन।
तो जोड़ने का काम जो रिलीजन करता है, योगा वही जोड़ने का काम करता है। तो राजयोग और जो स्पिरिचुअलिटी जो हमारे मेन कैनोपी थीम है, जिसके तहत हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो योगा के लिए हम लिंकिंग करना है, पहले अपने साथ लिंकिंग करना है और अपने साथ जोड़ने की, अपने साथ अपने मन और बुद्धि से जोड़ने के लिए हमें योगा जो हम कहते हैं, तो उसके लिए हमें आत्मचिंतन, जो स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, ये जो योगा का परिभाषा है, इससे ही हम नियमन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक पॉजिटिव मोड़ दे सकते हैं। और उस पॉजिटिव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन से हम फियरलेस और फेयर, हम अपना पत्रकारिता का जो अवदान है, योगदान है, समाज को जो अनुदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो हम उसको कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव कर सकते हैं। यही आज की जो इस सत्र का निचोड़ है। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने साथ जुड़े रहे और यही हमारा, जिसको हम कहते हैं आत्मा ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है, स्वयं ही अपने सबसे बड़ा शत्रु है और स्वयं ही सबसे बड़ा मित्र है। हम तभी अपना सबसे बड़ा मित्र बनते हैं और अपने को सही दिशा में गाइड करते हैं, और अपने को जब सही दिशा में गाइड करते हैं, समाज को भी सही दिशा में गाइड कर सकते हैं अपनी मीडिया क्रिएशंस के आधार पर। तो हम तभी मित्र बन सकते हैं जब हम आत्म केंद्रित बुद्धि को करते हैं, जब आत्मचिंतन में बुद्धि को केंद्रित करते हैं, ना कि बाह्य चिंतन। क्योंकि हमारा अप्रोच है, भारतीय सभ्यता का अप्रोच है इनसाइड आउट अप्रोच, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अप्रोच है आउटसाइड इन। बाहरी चीज़ों से हम अंदर लेना चाहते हैं, बाहर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और अंदर से बाहर देना माना जो पत्रकारिता का काम है कि हम देते हैं, हम लेते का हमें देते हैं। तो अंदर में क्या है, उस चीज़ को निकालना है, जिसको अंदर में जो हम शांति है, सुख है, आनंद है, जो चिरंतन और शाश्वत गुण है, मूल्य है, हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उसमें जब हम अभ्यास और अनुभूति करके योग के माध्यम से जब हम बाहर आते हैं, हम जब उसको परिप्रकाश करते हैं, जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम जब कम्युनिकेट करते हैं, उस हमारा कंटेंट भी उस अनुरूप प्रस्फुटित होता है, उस अनुरूप जो है परिपुटित होता है, और समाज को भी उस अनुरूप हम ढालते हैं, उनको भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने की क्षमता हम रखते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिकता और योग के आधार पर, स्वनियमन के आधार पर हम अपनी पत्रकारिता को एक नया मोड़, नया दिशा, पॉजिटिव जर्नलिज्म, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, आज उसका आवश्यकता है। और सोल्यूशन जर्नलिज्म, तो वैल्यू बेस्ड पॉजिटिव जर्नलिज्म और सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म, जो जिसकी प्रतीक जो है श्री कृष्ण, जो आज सवेरे परमार साहब ने कहा था, श्री कृष्ण का रोल भी हम अदा करना है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हम अपना ही परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में, गीता ज्ञान देने के रूप में, हम अपने को अर्जुन और युधिष्ठिर समझ के, अगर हम अपनी अंतर की आवाज़ और उस परमपिता परमात्मा की जो योग की शक्ति द्वारा जो हमें निर्देश, आदेश और संकेत मिलता है, टचिंग मिलता है, उसके अनुरूप अगर हम कार्य प्रणाली को, कार्यशैली को अगर हम रेगुलेट करते हैं, तो हम बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। और हम अपनी सक्सेस के आधार पर, अपनी सफलता के आधार पर हम समाज को भी सफल, श्रेष्ठ, सुखी और समृद्ध कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर सुशांत भाई जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इस विषय पर हम सबको फोकस करवाया। अब आज के हमारे इस सेशन के अध्यक्षा, चेयरपर्सन डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी निरंजना दीदी जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप सब जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया विंग बड़ौदा से हमारे मध्य पहुँचे हैं। आप बड़ौदा में अलकापुरी और गोधरा, दाहोद, डभोई आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी, वहाँ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों का भी आप बहुत कुशल रूप से संचालन करते हैं। बाय प्रोफेशन आप मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर होने के नाते मेडिकल ऑफिसर बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में भी आपने इससे पूर्व कई वर्षों तक आपने सेवाएं दी हैं, और आप हमारी मेडिकल विंग के भी जॉइंट नेशनल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग का पिछले 50 वर्षों से नियमित रूप से आप अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले 45 वर्षों से आपने अपना समग्र जीवन इस ईश्वर सेवा में समर्पित किया हुआ है। तो ऐसे हमारे विशिष्ट प्रतिभा की धनी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निरंजना दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज के हमारे इस सत्र का आप अध्यक्ष स्थान को संभालते हुए आप अपने अध्यक्ष प्रवचन को प्रस्तुत करें। डॉक्टर निरंजना दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी भी बोलिए ओम शांति। मंच पर उपस्थित महानुभाव एवं आत्मिक भाई और बहनें, पिछले 1.5 दिनों से आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। विषय कितना महत्वपूर्ण है? योग और आध्यात्म के प्रगति में मीडिया की भूमिका मुख्य विषय है, अम्ब्रेला थीम है। और आज का विषय जो है कि अगर ये भूमिका निभानी है तो क्या आवश्यकता है, वो आज का विषय हमें कह रहा है। हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से अनुभवयुक्त बातें सुनाई हैं कि अध्यात्म ही आत्मनियमन के लिए बहुत आवश्यक है, एक चाबी के रूप में है। सभी पूर्व वक्ताओं ने जो सुनाया है उनको सार रूप में अगर ले तो ये बात नज़र आती है कि भले एक तरफ हमने बहुत प्रगति की है और मीडिया क्षेत्र तो इतना ज़्यादा प्रगति के पथ पर है कि सेकंड में सारे विश्व के समाचार कोने कोने में घर घर तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम हो चुका है। शायद इसीलिए परमात्मा ने आपको विशेष चुना है कि अब एक और समाचार आपको सबको पहुंचाना है। पर आप समाचार तब पहुंचाते हैं जब आप पहले वहां जाते हैं, उसको देखते हैं, 4 लोगों को पूछते हैं और जो आपको कन्विंस होता है, जो फील होता है, वही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है कि आप देखिए आज समाज और संसार की जो स्थिति है वो ऐसे हैं जैसे कि संसार बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। बहुत प्रगति हमने कर लिया है, पर फिर भी आप हम सब जानते हैं कि आज मानव मन जो है जैसे कि सूखा हो गया है। शांति नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, और ये उसके बदले तनाव है। मीडिया प्रोफेशन भी ऐसा है जिसके अंदर लोग कहते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम तो कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं, सतत तनाव में रहते हैं। अगर ये वृक्ष को फिर से हमें हरा भरा करना है तो पानी कहाँ देना पड़ेगा? कोई बहुत मेहनत करके अगर एक एक पत्ते को साफ कर और पानी दे तो वृक्ष हरा भरा होगा? होगा? नहीं होगा। कहाँ पानी देना पड़ेगा? मूल में। तो हमारे अस्तित्व के मूल को जानना ही आध्यात्मिकता है। हमारे अस्तित्व के मूल को जानना ही आध्यात्मिकता है। मैं कौन हूं? सभी वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव से कहा कि अपने नजदीक जाने को आध्यात्मिकता कहा जाता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के दौरान अनेक मित्रों से मिलता है, उन्हें टाइम नहीं मिलता है केवल अपने से मिलने का। टाइम ही नहीं है। सुबह उठते हैं, भागते हैं, दौड़ भाग करके थक के रात को वापस आते हैं और नींद करते हैं। बस अपने नजदीक जाने का भी समय नहीं होता है। एक बार ऐसे हुआ कि राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से एक प्रश्न पूछा। राजा जनक ने कहा कि मुझे आज एक स्वप्न आया और स्वप्न में मैं दूर दूर जा रहा था, रास्ता भटक गया, काफ़ी चला, भूख लगी, प्यास लगी, और इतने में बीच में एक गांव आया तो वहाँ देखा कि वहाँ भंडारा चल रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है, तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया। मेरा नंबर आया, एक पत्ते में मुझे भी 2 रोटी दे दी गई। मैंने वो रोटी हाथ में लिया और जैसे खाने को शुरू करता है, एक कौवा आया और रोटी लेके चला गया। मेरे को बहुत दुख हुआ
और उसी दुख में आँख खुल गई। तो लगा मैं तो राजा जनक हूँ, कहाँ वो लाइन में खड़ा रहने वाला भिखारी और कहाँ मैं राजा जनक। तो उन्होंने प्रश्न पूछा अपने गुरु से कि मैं कौन हूँ, आखिर सत्य क्या है? मैं वो भिखारी हूँ जो मैंने महसूस किया, या मैं राजा जनक हूँ जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? गुरु ने जवाब दिया कि ना तुम राजा हो और ना तुम भिखारी हो। तुम कौन हो? कहा तुम सोचो कि जो महसूस करने वाला है, जो कहता है कि मैं भिखारी हूँ, वो कहने वाला मैं, और जो कहता है कि मैं राजा जनक हूँ, मैं कौन हूँ, वो कहने वाला मैं। तो तुम वो हो जो महसूस करते हो। यही बात महसूस करने और जानने को आध्यात्मिकता का पहला चरण कहा जाता है, जो आपसे आज सुबह में भी बात की गई है कि हम ये जो दिखता है, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो हमें दिखता है, हम वो नहीं हैं। हम वो शरीर में रहने वाली चैतन्य सत्ता, चैतन्य शक्ति, आत्मा है। ये कहने को कह देने में तो सहज है, परंतु ये महसूस करने को ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, आध्यात्मिकता कहा जाता है। कई बार व्यक्ति आध्यात्मिक शब्द से थोड़ा डर जाता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, हमें क्या करना होगा, मे भी बहुत डिफिकल्ट होगा। परंतु नहीं, स्वयं के बारे में सोचना, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बड़ा सहज रूप से कहा और बताया जाता है, समझाया जाता है। और एक बहुत अच्छी बात जो मैंने अपने जीवन में यहाँ अनुभव की है वो ये है कि आध्यात्मिकता केवल सुनने का विषय नहीं है, आध्यात्मिकता पढ़ने का विषय है, स्टडी करने का विषय है। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में किसी को डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है तो पढ़ना पड़ता है। अभी तो पहले मीडिया में पढ़ने का नहीं होता था, है ना, शुरू में हर व्यक्ति मीडिया पर्सन बन जाता था। आज मीडिया की कॉलेजेस है और आपको अगर मीडिया पर्सन बनना है तो यू हैव टू स्टडी, आपको अभ्यास करना पड़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिकता भी एक अभ्यास है, एक स्टडी है। स्वयं को जानना, न केवल ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मेरा स्वभाव, मेरी सोच, मेरी मेमोरी, मेरा एटीट्यूड क्या है, वो अपने आप को जानना, सोचना। और फिर जो बातें चली है पहले की, फिर वैल्यू बेस्ड उसको बनाना, परिवर्तन करना। आज दीक्षित जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी सुबह में, रूपांतरण करना, टू चेंज फ्रॉम विद इन। जब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, वो क्या बात है कि आज हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो ये बनी हुई है कि केवल बाह्य रूप से भौतिकता के ऊपर आधारित भौतिक सुख सुविधा के साधनों के द्वारा प्राप्त सुख को सुख कहा जाता है, और इसलिए हम उस सुख के पीछे भागते हैं। कई अपनी जिम्मेवारी भी निभाते हैं, पर फिर भी इस सुख को प्राप्त करने के लिए एक सोसाइटी में अपने लेवल को, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को लगता है कि केवल धन उपार्जन ही एकमात्र उपाय है। और इसीलिए धन के पीछे की हमारी जो दौड़ है, पाया है हमने, पर एट द कॉस्ट ऑफ values of the life, at the cost of peace of mind, peace of society and world peace.
आज व्यक्ति का जीना तनाव पूर्ण जीवन जो है वो जीवन नहीं है। कई बार मैं कहती हूँ कि आज व्यक्ति का जीवन ऐसे बन गया है, वो दौड़ता है परंतु रनआउट हो जाता है। जिंदगी पूरी करने के पहले रनआउट हो जाता है। इसलिए हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए आज समय जरूर निकालना होगा। आप सभी समय निकाल करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आपको बहुत सुंदर वातावरण मिल रहा है और कई, जैसे मधु भाई कह रहे थे, कई भाई बहन पहली बार आए और लगातार आते रहे हैं। विशेषता ये है कि किसी को किसी के अनुभव के अनुसार चलने की बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं समझती हूँ कि जब आप खुद ये अनुभव करेंगे, क्योंकि एक बात निश्चित है कि जीवन के अंदर अगर हमें सुख और शांति चाहिए, अगर हम अपना जीवन सुरक्षित बनाना चाहते हैं, आज ऐसा जीवन बन गया है जो मैं पता नहीं कल क्या होगा। अगर हम सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वैल्यू बेस्ड लाइफ जीना ही होगा। और अगर हम वैल्यू बेस्ड बनना चाहते हैं, जो कहा कि हम अपना आत्मनियमन करना चाहते हैं, तो उसकी कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है, कहाँ बाजार में बिकता नहीं है। इट इज़ ओनली एंड ओनली सेल्फ स्टडी, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो आप इस बात को अभी जान रहे हैं, आप सोचिए भी इस बात पर, अपने जीवन के अंदर अप्लाई भी कीजिए, अनुभव कीजिए, और उसके बाद जो आपका उत्तरदायित्व है वो कौन सा है? प्रोपोगेट। ये बहुत बड़ा अच्छा सेटिस्फैक्ट्री, खुद को सेटिस्फैक्शन देने वाला, जिसको अपने हिंदू फिलॉसफी में पुण्य का कार्य कहते हैं। पुण्य का कार्य अर्थात फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, किसी को फायदा होना चाहिए लाइफ के अंदर। ऐसा कार्य अगर करेंगे, सब तक पहुंचाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि समाज के परिवर्तन के लिए, परमात्मा विश्व परिवर्तन की बात करते हैं, उसके लिए हम अपना उत्तरदायित्व निभा सकेंगे। तो बार बार आपको मंच से भी यही कहा गया है कि इन बातों को आप अपने मन के अंदर स्थान दीजिए, चिंतन कीजिए। यहाँ से 2 दिन के बाद आप जाएंगे, आप अपने स्थान पर जाएंगे, वहाँ पर स्टडी कीजिए, है ना। आपका तो काम ही ये है, इंक्वायरी करना वो भी आपका काम है। आप देखिए वहाँ जाके और डिटेल देखिए क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। वो अगर आप खुद देखेंगे और आप अपना जीवन बनाएंगे, तो जो व्यक्ति अनुभव करता है वो अनुभव शेयर करना बड़ा सहज हो जाता है। जैसे कहा ना कि रूपांतरण, व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है तो उसके मुख से कांस्टेंट सतत वही बातें निकलती है। मैं आपके मीडिया के बड़े बड़े लोगों से जब सुनती हूँ, 2 मिनट भी बात करते तो उनके मुख से यही बातें निकलती है, क्योंकि वो अनुभव किया है। तो इतने सभी अगर परमात्मा के इस कार्य में जुट जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी से हम आने वाले समय में, आने वाले बच्चों को हम एक ऐसा सुंदर वातावरण दे सकेंगे जहाँ पर शांति हो, आनंद हो, सुरक्षा हो, मूल्य हो, एक दूसरे के साथ का जो संबंध है वो सुखदायी संबंध हो। ऐसा हम श्रेष्ठ और सकारात्मक वातावरण समाज को दे सकते हैं, और उसको ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ हर एक व्यक्ति प्रामाणिक है, हर एक व्यक्ति वैल्यू बेस्ड है, हर एक व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है। वहाँ और क्या हो सकता है? केवल सुख ही सुख हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आज के हमारे सेशन के परिणाम स्वरूप आप सभी मन के अंदर एक संकल्प जरूर करेंगे। कौन सा? कि हम
सुशांत भाई ने कहा अपने आप से जुड़े रहिए और साथ साथ इस संस्थान से भी जुड़े रहिए, जहाँ से आपको अपने जीवन के लिए एक बहुत अच्छा भोजन मिलने वाला है, बहुत अच्छा अनुभव मिलने वाला है और आप परमात्मा के मीडिया बन सकते हैं, ऐसा भाग्य आपको मिलने वाला है। तो मैं समझती हूँ आप सभी में से कौन समझते हैं कि हम ज़रूर वहाँ जाकर के भी सेवा केंद्र पर जाएंगे, ऐसा संकल्प जो करते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, है ना, ज़रूर। तो मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामना और शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ कि आपका जीवन एक ऐसा जीवन बने जो अनेक लोगों को दिशा निर्देशन करने वाला हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजना दीदी का। मंच से बार बार आप सबको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है, तो इस मैसेज को सुनते हुए मुझे एक रियल घटना याद आ रही है कि एक बार एक घर, बहुत बड़ा एक घर था और उसके आंगन में एक बुज़ुर्ग दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सवेरे सवेरे, और उनका छोटा सा बेटे का बेटा, उसका पोता, आंगन में खेलता खेलता वहाँ आया और वो दादाजी रोज़ उस चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। तो उस बेटे ने रोज़ गौर से देखा था कि दादाजी चाय का कप लेते हैं, उसमें गर्म पानी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, चाय की डिप वो पुड़िया डालते हैं और उसमें 1-2 शुगर की कैन डालते हैं और फिर घोलते हैं। तो उसने बोला दादाजी तो रोज़ चाय बनाते, आज मैं दादाजी को चाय बना के देता हूँ, ऐसा उसने सोचा। और दादाजी जो सवेरे सवेरे का फ्रेश मॉर्निंग न्यूज़पेपर मिला था तो वो पढ़ने में बहुत मशगूल थे। उतने में वो छोटा बच्चा आया, चाय का कप उठाया, उसमें गर्म पानी डाला, दूध डाला, उसमें चाय पत्ती की पुड़िया डाला, 1 शुगर कैन डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, 5वां डालने जा रहा था तब उस दादाजी का ध्यान गया कि मेरा पोता क्या कर रहा है। तो वो पूछते, बेटा इतनी शुगर नहीं डालते, ये तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी। तो पोता बहुत अच्छा जवाब देता है, दादाजी मैंने शुगर कैन तो 5 डाल दी, 4 डाल दी, अभी 5वीं डाल दूँ तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो बोला दादाजी को डायबिटीज़ है, इतनी शुगर नहीं लेते हैं। तो कहते दादाजी आपकी बात भी सही है, लेकिन जब तक इस चाय को आप चम्मच से घोलोगे नहीं तब तक वो शुगर उसमें घोलेगी नहीं, तब तक आपकी चाय मीठी नहीं होगी, तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। तो ये स्टोरी मुझे इसलिए याद आ रही है कि बार बार हमारे एक वक्त आपको 1 चम्मच शुगर कैन की तरह विचारों के साथ साथ कह रहे थे कि ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग को आप सीखो, सेवा केंद्र पर जाओ। तो यहाँ से विचार तो आपको 1 मिल रहे। हमारे 6 वक्ता ने 6 शुगर कैन की चम्मच आपकी चाय रूपी, जीवन की चाय रूपी कंपनी में डाल दी, लेकिन जब तक आप वहाँ जाकर घोलोगे नहीं, अर्थात आप वहाँ जाके सेंटर पर जाकर इसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो नीचे के नीचे कप में पड़ी रहेगी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, और आज के इतने सुंदर मंच को सजाने के लिए और अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमारे महानुभावों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और संस्था की प्रणाली के अनुसार हम परमात्मा के घर से आप सभी को एक ईश्वरीय उपहार और प्रसाद देते हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ और निरंजना दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि आज के हमारे वक्ता भ्राता A.K. मिश्रा जी, फॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड PR गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर से हैं, आपका परमात्मा के घर से ईश्वरीय उपहार स्वीकार करेंगे निरंजना दीदी के कर कमलों से। हम सभी करतल ध्वनि से आज के हमारे स्पीकर्स का थैंक्स करेंगे। साथ साथ में भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी, आप हमारे रीजनल मैनेजर हैं साधना चैनल इंदौर से, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ साथ में भ्राता मधुकर द्विवेदी जी, आपका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
साथ में हम ब्रदर सुशांत भाई और विजया दीदी का और निरंजना दीदी का शब्दों के भावों से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1 मिनट हम प्रभु पिता परमात्मा की याद में बैठ कर के अपने आप को एम्पावर करेंगे। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने